इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला। हिजबुल्लाह का सबसे खतरनाक वार देखने को मिला है। जानेंगे क्या हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ कनाडा ने अब भारत को रूस से जोड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के पास एक इमारत पर ड्रोन हमला हुआ है। कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ड्रोन को लेबनान से लॉन्च किया गया था और तटीय शहर कैसरिया में नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया गया था। इससे पहले आज ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की थी कि लेबनान से इजरायली क्षेत्र में कुल 3 ड्रोन दागे गए थे और इजरायली सेना 3 में से 2 ड्रोन को रोकने में कामयाब रही। हालांकि आईडीएफ ने कहा कि ड्रोन में से एक ने कैसरिया की एक इमारत को निशाना बनाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की कि ड्रोन हमले में इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय को निशाना बनाया गया था। वहीं इस मामले पर एक संक्षिप्त बयान में पीएमओ ने स्पष्ट किया कि हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय ने सेना के इस दावे को दोहराया कि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दूसरी तरफ फलस्तीनी अधिकारी समाचार एजेंसी WAFA ने शनिवार को कहा कि मध्य गाजा के अल मगाजी शरणार्थी शिविर में एक घर पर इजरायली हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कुछ लोग लापता हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को कहा कि जो कोई भी जानता है कि इजराइल ईरान पर कैसे और कब हमला करेगा, उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए। अराक्ची ने एक्स पर कहा कि जिस किसी को भी इस बात की जानकारी या समझ है कि इजराइल ईरान पर कैसे और कब हमला करने वाला था या फिर इस तरह की मूर्खता के लिए साधन और समर्थन प्रदान करने वाला, तार्किक रूप से किसी भी संभावित हताहत के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनई ने शनिवार को कहा कि हमास नेता याह्या सिनवार की मौत से प्रतिरोध की धुरी नहीं रुकेगी और हमास जिंदा रहेगा। खामनई ने एक बयान में कहा कि उनकी मौत निश्चित रूप से प्रतिरोध की धुरी के लिए दर्दनाक है, लेकिन ये मोर्चा प्रमुख हस्तियों के शहादत के साथ आगे बढ़ना बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। हालांकि यहाँ माना जा रहा है कि इनके मरने के बाद याह्या सिनवार का जो भाई है, छोटा भाई, वो यहाँ पर उनकी जगह ले सकता है। और इजराइल ने जो याह्या सिनवार को मार दिया है, उसके बाद इजराइल की मुश्किल कम हो जाएगी, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। याह्या सिनवार का भाई हमास का नेतृत्व संभाल सकता है। अगर ऐसा होता है तो याह्या से भी ज्यादा आतंक ला सकता है। याह्या सिनवार को बुधवार को इजराइल ने मार डाला था। पूरा फोकस इसके भाई मोहम्मद सिनवार पर है। मोहम्मद सिनवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संभावित रूप से खतरनाक है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक मोहम्मद सिनवार अगर पावर में आता है तो वो एक बड़े खतरे के साथ आएगा। अपने भाई के समर्थन से मोहम्मद सिनवार गाजा में हमास का दूसरे नंबर का कमांडर बन गया। मोहम्मद याह्या का खास था, वह उन कुछ लोगों में था जो जानते थे कि हमास का चीफ कहाँ छिपा है। अपने पारिवारिक संबंधों के कारण उसे हमास के अंदर किसी भी विश्वासघात के संदेह का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण उसे हमास के टॉप पर पहुंचने में आसानी हुई। पूर्व वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारी और फलस्तीनी मामलों के एक्सपर्ट ग्रीसा याकोविच ने कहा है कि मोहम्मद सिनवार को ताकत मिलना किस तरह खतरनाक हो सकता है, ये देखने को मिल रहा है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सिनवार अपने भाई जितना ही कट्टरपंथी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वही हमास के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभालेगा। दोनों भाइयों ने हमास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। याकूबोविच ने कहा कि मोहम्मद सिनवार का नेतृत्व इजराइल के साथ और भी अधिक हिंसक टकराव शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि याह्या अपनी गतिविधियों के कारण
सुर्खियों में बना रहा है। वहीं 49 साल का मोहम्मद एकदम सीक्रेट तरीके से अपना काम करता है, इसके बावजूद उसका हमास पर प्रभाव है। इजराइल को इस बात की चिंता है कि मोहम्मद का नेतृत्व स्थिति को और गंभीर बना सकता है। मोहम्मद को यहवा की तुलना में बहुत कम व्यावहारिक बताया जाता है। वो ज्यादा हिंसा करता है और समझौता न करने वाले रणनीति से लड़ता है। इसके लिए वो नागरिकों को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटेगा। मोहम्मद सिनवार का जन्म खान यूनिस में हुआ था। कम उम्र में ही वो हमास में शामिल हो गया। इजराइल की जेल में 9 महीने और फलस्तीनी प्राधिकरण के कैद में वो 3 साल रहा। सन 2000 में वो जेल से भागने में कामयाब रहा। पहली बार मोहम्मद सिनवार की भागीदारी 2005 में सामने आई। तब हमास ने 2005 में IDF बलों के खिलाफ हमला करने वाले 7 कमांडरों की पहचान जारी की। सिनवार का नाम भी 7 में से था। 3 बार इजराइल इसे मारने की कोशिश कर चुका है। एक बार स्नाइपर, एक बार एयर स्ट्राइक और एक बार उसकी दीवार में लगे बम से मारने की कोशिश की गई है, जिसे उसने खोज लिया था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में बचे हुए भारतीय डिप्लोमेट्स पर भी अब कहानी चल रही है। कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन इस तनाव को कम करने की जगह कनाडा तनाव को बढ़ाने में लगा हुआ है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को संदिग्ध व्यक्ति के रूप में नामित किए जाने के बाद देश में शेष भारतीय राजनयिक भी स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। जोली ने अजीबोगरीब चेतावनी दी है कि राजनयिक कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में न डालें। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। भारत के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को कनाडा ने निकालने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें सरकार ने वापस बुला लिया। भारत की तुलना रूस से करते हुए विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्या, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। इससे पहले भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से उनका नाम जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया था। मॉन्ट्रियल में उन्होंने कहा कि हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। कनाडा की धरती पर इस स्तर का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता है। हमने यूरोप में कहीं और ऐसा देखा है। रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में ऐसा किया है। हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहना चाहिए। शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य भारतीय राजनयिक भी निष्कासित किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वे स्पष्ट रूप से नोटिस पे हैं। उनमें 6 को निष्कासित किया गया है, जिनमें ओटावा के उच्चायुक्त भी हैं। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे। और स्पष्ट रूप से हम किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना का उल्लंघन करते हैं। कनाडा के एक विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अन्य विवादों से ध्यान भटकाने के लिए हरदीप सिंह निज्जर की मुद्दा को उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार को पिछली प्रशासनिक गलती को सुधारने के लिए आतंकवादी निज्जर की नागरिकता मरणोपरांत छीन देने को कहा है। पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा, निज्जर जो पूरे विवाद के केंद्र में है, वह एक विदेशी आतंकवादी था जिसे किसी तरह 2007 में नागरिकता दे दी गई थी। उन्होंने कहा, अगर आरोप सच हैं तो इससे निपटना चाहिए। हालांकि अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिया गया है और ये भी साफ है कि ट्रूडो इस संकट का इस्तेमाल विवादों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि कनाडा यहाँ भारत के साथ फिलहाल जस्टिन ट्रूडो के हाथों में रहते हुए किसी तरीके से रिश्ता सुधारने के पक्ष में है। ये तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।